हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वाक्य क्या होते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। वाक्यों का सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। यहाँ क्या अर्थ हो रहा है कि सब शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, लेकिन उनका व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने सार्थक शब्दों को लिख दिया तो एक वाक्य बन गया, नहीं, उनका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। उस क्रम में क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उनका निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वाक्य होगा। ठीक है, क्योंकि सार्थक तो कई सारे शब्द होते हैं, जैसे हमने लिख दिया रात हो गया, दिन हो गया, कमल हो गया। अब देखिए, ये भी तो एक सार्थक शब्दों का समूह है, लेकिन ये वाक्य है क्या, ये वाक्य नहीं है। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, व्यवस्थित समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य जो होता है उसके कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, पहला अंग क्या होता है, उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम क्या पढ़ते हैं इसको, उद्देश्य को क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, और इसको क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेट। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय कहते हैं इसको। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। ठीक है, कोई वाक्य होगा तो किसी न किसी के विषय में कुछ कहा जाएगा, कोई बात होगी, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो जिसके विषय में कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, अब विधेय देख लेते हैं, विधेय क्या होता है, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, लेकिन जो कुछ कहा जाएगा उस उद्देश्य के विषय में वही क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, गीता किताब पढ़ती है। ठीक है, उदाहरण लिया, गीता किताब पढ़ती है। अब इसमें देखिए किसके विषय में कहा, बात किसकी हो रही, गीता की, तो गीता यहाँ पर क्या होगी, उद्देश्य। ठीक है, गीता यहाँ पर उद्देश्य होगी। किताब पढ़ती है, ये वाक्य क्या, ये वाक्यांश क्या होगा, विधेय होगा। ठीक है, तो ये तो साधारण सा वाक्य है, ऐसे पता चल जाएगा आपको। लेकिन अगर कोई लंबा वाक्य दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। यहाँ समझ में आएगा गीता क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि गीता के विषय में कहा जा रहा है कि गीता किताब पढ़ती है, और ये जो पूरा वाक्यांश है यहाँ से किताब पढ़ती है, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दीपक का भाई रोहन फुटबॉल खेलता है। और देखिए यहाँ बात किसकी हो रही है, रोहन की हो रही है। अब यहाँ देखिए उद्देश्य इतना बड़ा है, ये पूरा क्या है, उद्देश्य है। विधेय क्या है, ये फुटबॉल खेलता है, ये वाक्यांश क्या है, विधेय है। तो दीपक का भाई रोहन, बात किसकी हो रही, दीपक के भाई रोहन की। तो रोहन, वैसे आपसे यहाँ, अब यहाँ भी देखिए क्या होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ ये पूरा ही वाक्यांश क्या है, उद्देश्य है, और ये क्या है, फुटबॉल खेलता है, ये वाक्यांश विधेय है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मूल उद्देश्य यहाँ क्या है, मूल उद्देश्य तो रोहन है, रोहन हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, दीपक का भाई, ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य विस्तार होता है, मतलब उद्देश्य का विस्तार कर दिया गया है, मूल उद्देश्य यही है। लेकिन अगर आपसे डीप में नहीं पूछता तो ये पूरा ही, इतना सेंटेंस क्या है, इतना वाक्य, वाक्यांश, ये क्या है, उद्देश्य है, और ये क्या है, विधेय, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, एक वाक्य और देख लेते हैं। दशरथ पुत्र श्री राम ने रावण का वध किया। दशरथ पुत्र श्री राम ने रावण का वध किया, ये एक वाक्य हो गया। अब इसमें देखिए उद्देश्य देख लीजिए क्या है। देखिए, ये दशरथ पुत्र श्री राम, ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो उद्देश्य एक शब्द में भी हो सकता है, जैसे यहाँ छोटा सा उद्देश्य था गीता, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी बड़ा था, ये एक वाक्यांश था पूरा, और यहाँ भी एक वाक्यांश था। तो आपको वहाँ देखना क्या है कि किसके विषय में बात की जा रही है।
तो बात किसके विषय में की जा रही है? दशरथ पुत्र श्री राम के विषय में की जा रही है। ठीक है, तो दशरथ पुत्र श्री राम ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। बाकी ये जो वाक्यांश बच गया ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, तो वाक्य किसको कहते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? जिसके विषय में बात की जाती है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। ठीक है, चलिए अब वाक्य के गुण देख लेते हैं। वाक्य के गुण क्या होते हैं? देखिए, अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसआई वगैरह का, तो उसमें पूछा जाता है, या तो ऑप्शन दे देगा कौन सा वाक्य का गुण नहीं होता है, या तो पूछ लिया जाएगा कि वाक्य के कितने गुण होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 6 होते हैं। ठीक है, 6। वाक्य के गुण की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला गुण क्या होना चाहिए वाक्य में? सार्थकता। मतलब क्या है कि वाक्य कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसका कोई ना निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। फिर क्या है? योग्यता। वाक्य में अपने अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है कि वो सामने वाले की जिज्ञासा को पूर्ण करना चाहिए। वाक्य पूरा होना चाहिए, आकांक्षा को पूर्ण करना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, ऐसा वाक्य होना चाहिए। फिर है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, निकटता होता है। ठीक है, आसक्ति का अर्थ होता है निकटता, अर्थात जो वाक्य होता है वो एक ही समय में बोला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आधा वाक्य अभी बोल दिया फिर आधा शाम को बोला, अभी सुबह बोल दिया फिर शाम को बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए, मतलब एक ही समय में बोला जाना चाहिए। ठीक है, फिर पदक्रम। पदक्रम बहुत आवश्यक होता है। देखिए, क्या पदक्रम होता है वाक्य का? कर्ता, कर्म और क्रिया, ये पदक्रम होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म और इसके बाद क्रिया आनी चाहिए। ये पदक्रम होना चाहिए। पद का क्या? तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो पदों का क्या होना चाहिए? निश्चित क्रम होना चाहिए, कर्ता, क्रम, कर्म और क्रिया के अनुसार। ठीक है, फिर अन्वय है ना, इसका अंतिम जो गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अन्वय। अन्वय क्या होता है? वाक्य जो होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए, मतलब कि लिंग वचन कर्म के अनुसार क्या होना चाहिए? वाक्य ऐसा होना चाहिए, लिंग वचन पुरुष कारक के आधार पर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख दिया। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, राधा घर जाता है। अब आपसे ये वाक्य दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि वाक्य में कैसी अशुद्धि है, तो अन्वय की अशुद्धि है। अब क्या क्रिया के अनुसार ये वाक्य सही है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्रीलिंग के लिए क्या क्रिया होनी चाहिए? जाती है। ठीक है, ना कि जाता है। अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो क्या क्रिया होती? जाता होती। ठीक है, तो लिंग वचन पुरुष कारक जो भी होते हैं उनके आधार पर भी वाक्य कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक है, उनका व्यवस्थित एक क्रम होना चाहिए, उनके अनुसार ही प्रयुक्त होना चाहिए। तो समझ में आ गया वाक्य के कितने गुण होते हैं? 6 गुण होते हैं। ये 6 के 6 नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वाक्य का वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर किया गया है। वाक्य जो होते हैं उनका वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया। मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, एक और होता है क्रिया के आधार पर, उसको भी हम अंतिम में देखेंगे लास्ट में, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से 2 होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला वर्गीकरण जो किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? रचना के आधार पर। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थात रचना के आधार पर वाक्य को अगर सीधे पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, दूसरा आधार पर क्या वर्गीकरण किया गया है? अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, तो अगर सीधे आपसे प्रश्न पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं, और रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, अब ये 8 कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, विधिवाचक वाक्य पहला है इसका, विधिवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक।
ठीक है, ये सभी वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक के अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। ये सभी अर्थ के आधार पर भेद हैं। ठीक है, तो वाक्य का वर्गीकरण पूछे आपसे कितने प्रकार से किया गया है? तो 2 प्रकार से किया गया है। वाक्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हम अगली क्लास में इनको डिटेल से देखेंगे। वाक्य के दोनों जो भेद हमने पढ़े, वर्गीकरण रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।